हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राघवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर SKV एजुकेशन, आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के भैया पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे पास बहुत सारी बेसिक सी बातें थी कि सेल के बारे में, सेल की खोज किसने दी, सेल की थ्योरी को किसने प्रोड्यूस किया, और सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स थे हमारे पास। वो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है, जितनी भी बातें थी हम लोगों ने बेसिक सी बात कर ली। हम आज और सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे पास जो कन्फ्यूज़न होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है या प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, पहले तो आप मान के ये चलो, आप बेसिक से दिमाग में ये सेट कर लो कि जो सेल है ना, सबसे पहले बनी होगी आज से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व, कभी सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। अभी जैसे कि छोटी सी एक सेल बनी होगी, उससे बड़ी सेल बनी। जैसे कि हम लोग आज बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले बहुत छोटी सी एक कार होती थी 800, आज देखो कितनी लंबरगिनी जैसी कार आ गई, इतनी बड़ी बड़ी सी। तो मॉडिफिकेशन हो गया। ऐसे क्या होता है, बायोलॉजी में भी मॉडिफिकेशन हुआ है, समझ गए ना, रूपांतरण हुआ है। सबसे पहले एक आपने सुना होगा कि कॉन्सर्वेट्स बना, एक छोटी सी सेल बनी, उसके बाद बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया से क्या हुआ, डाइवर्सिटी होती गई और हम लोग आकर के बन गए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे वो बैक्टीरिया थे। तो जो अभी कोरोना आया है ना, कोरोना वायरस, तो हमारा पूर्वज है, वो सिर्फ क्या करने आया है, वो वापस आया है देखने के लिए कि हमारी संतानें सही है, ठीक है कि नहीं ठीक। चलो वापस आते हैं जोक सपाट। तो देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो प्लांट्स में भी हो सकती है और एनिमल में भी हो सकती है, समझ गए ना। देखिए, अगर ये देखिए दो सीन है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। ये सेल दोनों में भी हो सकती है, लेकिन जो प्लांट सेल की हम बात करेंगे और ये एनिमल सेल की बात करेंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे। तब ये भी अलग हो सकते हैं, ये एनिमल में होगी, एनिमल सेल होगी, ये प्लांट में होगी, कैसी होगी, प्लांट सेल होगी। इस प्लांट सेल में भी ये दोनों हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, और इस ये एनिमल सेल में भी दोनों हो सकते हैं। ये एनिमल भी डिफरेंट टाइप के होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे, ऐसी कहानी होगी। तो हम आज प्लांट, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्लांट सेल तथा एनिमल सेल की बात करने वाले हैं, ठीक है ना बन्ना, समझ में तो आ रहा है, ठीक। देख लो इधर, देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है। यूकैरियोटिक की बात पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताई है, जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है देख ले, ठीक है। तो यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, यू ट्रू ही होता है, कैरियोटिक कैरियन होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, सेल आपको पता ही है, कोशिका बोलते हैं हम लोग। तो एक ऐसी कोशिका, एक ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप हो चुका होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमिटिव कैरियन होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक ऐसा होता है, ये प्रिमिटिव कैरियन होता है, इसका कैरियन पूर्ण डेवलप नहीं होता, प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव कैरियन होता है। और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आप लोगों के सामने कि कैरियन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, ठीक। प्रिमिटिव होता है, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये क्या है, न्यूक्लियस पूर्ण विकसित है। तो इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस क्या है, इसमें ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय सेलुलोज, सेलुलोज की बनी सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये जो है एल्गी या फंगस, इस फंगस की बात करते हैं। तो फंगस में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, फंगस में इसे हम लोग काइटिन बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है, तो आप लोग बताओगे काइटिन होता है, ठीक है। या हम लोग उसे फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, फंगल सेलुलोज के नाम से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगर प्रोकैरियोटिक की वही बात करते हैं हम लोग, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, क्या, सेल वॉल, ठीक। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, अब देखिए यहाँ पे सब एब्सेंट 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 ही है, रेड पेन से मैंने दिखा दिया कि भैया एब्सेंट कर दिया। देखिए इधर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में पाई जाएगी, इसमें नहीं पाई जाएगी। और जब माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाई नहीं जाएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है, यानी सेल के रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। उसका खुद का न्यूक्लियस भी होता है,
पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का न्यूक्लियस होता है, एक आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया और एक आपका कौन सा हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में आता है, तो प्लास्टिड में हम कॉमन सी बात कर देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो लोग ऐसे हैं जिनका खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस होता है तो डीएनए होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है कौन, डीएनए, वो एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होगा, गोल्जी बॉडी इसमें एब्सेंट होगा। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये देखिए गोल्जी बॉडी हमारे पास लिखा, गोल्जी बॉडी इसमें पाया जाएगा, इसमें गोल्जी बॉडी एब्सेंट होगा, ठीक है ना मुन्ना, गोल्जी बॉडी इसमें पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी इसमें एब्सेंट होगा। देखिए मैं इसमें बहुत एडिट करने वाला हूँ, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग बोलोगे कौन है, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी क्या है, ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करती है, ट्रैफिक पुलिस, ठीक। ट्रैफिक पुलिस क्या होता है, बीच में बैठी हुई है, प्रोटीन कितनी बननी है, कैसे बननी है, कहाँ किसको जाना है, ये कहती है इधर से आओ, उधर को आओ, इधर को प्रोटीन, ठीक है, वो ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम आपको पता है, हम लोग इसे सुसाइडल बैग, कभी आएगा आत्मदाह की थैली, तो उस वो किससे रिलेटेड होगा, लाइसोसोम होगा, ठीक है ना। सुसाइडल बैग के नाम से अगर आता है कभी, तो वो कौन होता है, तो वो लाइसोसोम होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम इसमें पाया जाएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें एब्सेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे तो प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब देखिए इसमें एब्सेंट होगा, इसमें पाया जाएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक सेल होती है, उस सेल में पूरा चारों तरफ से बिखरा हुआ पाया जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल हम आपके सामने एक छोटी सी सेल बनाते हैं, ये देखिए, ठीक है, तो इस सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, इस सेल में ये चारों तरफ एक झिल्ली की तरह, एक नेट की तरह, एक नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह बिखरा हुआ पाया जाता है पूरे सेल के अंदर, उसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक्चुअली में दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक कैसा होता है, स्मूथ, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, और ये क्या हो गया, स्मूथ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, ठीक। इसके सरफेस में पाए जाते हैं सेल में, तो वो स्मूथ भी हो सकते हैं और रफ भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है मुन्ना, देख लो, पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी आप लोगों से। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हमारे पास अगर सेल है तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। अब इस सेल में तो न्यूक्लियस होगा नहीं प्रोकैरियोट में, जब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म ही नहीं होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल हमारे पास फ्लूइड भरा हुआ है वो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जो सेल के अंदर बाहर की तरफ भरा हुआ वो साइटोप्लाज्म है। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक। तो न्यूक्लियोप्लाज्म से पाया जाएगा, इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, न्यूक्लियोलस भी इसमें पाया जाएगा और न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है एक्चुअली में, इसी सेल की बात करते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म था, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सेंटर का पार्ट होता है, उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इस न्यूक्लियोलस में अगर बहुत बार पूछा गया, इसी न्यूक्लियोलस में हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम, राइबोसोम मिल जाता है आरएनए के साथ में, राइबोसोम आरएनए, देखना इसी न्यूक्लियोलस, बात समझते रहना, इसी न्यूक्लियोलस में राइबोसोम मिल जाता है आरएनए के साथ में और प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन फिर ये न्यूक्लियस के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं, ठीक, क्योंकि न्यूक्लियो पोर पाया जाता है, उस पोर की सहायता से प्रोटीन बाहर आ जाती है। तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, किसके साथ मिलकर के, राइबोसोम के साथ मिलकर के। तभी इस वाले हम लोग आरएनए को क्या बोल देते हैं, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो राइबोसोमल, कोई पूछेगा राइबोसोमल आरएनए
कौन सा है, आरआरएनए, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद सेंट्रियोल के लिए बात करते हैं हम लोग। सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेल के अंदर ये फैले हुए ऐसे ही होते हैं, ये हम लोग बात करते हैं सेंट्रियोल, पूरे सेल में बिखरे हुए पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इसमें सेंट्रियोल भी नहीं पाए जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाएगा क्योंकि मेल फीमेल गैमेट आकर के फ्यूज करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सभी लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन हमारे पास जो होता है वो 3 टाइप का होता है। यहाँ हम सामने आपके सामने लिखे दे रहे हैं, थोड़ा मुन्ना सब लोग लिखते चलता बना, लिखते चलना बनाते चलना, क्योंकि जीवन तो इसी का नाम है भाई, जीवन इसी का नाम है, ठीक है। इधर देखिए, ये हमारे पास क्या है, बात करने जा रहे थे हम लोग रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। एक आपका कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा आपका कौन सा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। कायिक जनन बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो सेक्सुअल बाकी रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाएगा इस वाली सेल में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा जहां पर क्या होता है, मेल फीमेल 2 गैमेट आकर के फ्यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि स्पर्म मेल से और फीमेल से ओवम दोनों आकर के फ्यूज करते हैं और क्या जाइगोट बनता है, फिर फर्दर स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। वैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रेस्पायरेशन, अभी मैंने ऊपर भी बात की थी। जो रेस्पायरेशन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होगा, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से रेस्पायरेशन होगा। रेस्पायरेटरी जो ऑर्गन है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर रेस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे ही बैक्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छी सी बात है कि बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो बैक्टीरिया हमारे पास जो है, ये देखिए मैंने मुन्ना बना दिया। बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन जो होता है वो मीजोसोम की सहायता से होता है। मीजोसोम जो होते हैं वो बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन करते हैं। बैक्टीरिया एक ऐसा है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, समझ गए ना। और बैक्टीरिया के सेल वॉल में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टिकोइक एसिड है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, कौन कौन से पाए जाते हैं, उनको आप लोग पढ़ लेना, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका क्या है कि राइबोसोम। अब एक कहानी आपके आ गई जो इसमें पाई जाती है, जो मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया आपके सामने। राइबोसोम इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है। बट डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का है और यहाँ पर जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि 80S जो S क्या है वो क्या है, वो एक सेगमेंटरी यूनिट है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या है, S क्या है, सेगमेंटरी यूनिट है। ये 70S है और ये 80S टाइप के हैं। जब वो हम लोग इनका एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनको देखते हैं, तो ये 70 के स्पीड से कुछ कहीं नीचे तली में बॉटम में बैठ रहे होते हैं, तो उनको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। और इनके जो इनके यूनिट्स होती हैं, ये 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसको भी याद रखना आप लोग। राइबोसोम क्या होता है, 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक स्मॉल यूनिट होती है और एक लार्ज यूनिट होती है। स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, ये दोनों यूनिट्स अलग अलग भी हो सकती हैं, जुड़ी हुई भी पाई सकती है, ऐसे ऐसे होती रहती है। ये डिपेंड करता है मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर। मैग्नीशियम आयन के Mg++ आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हमारे बॉडी के अंदर Mg++ आयन का कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा कि ये यूनिट्स हमारे पास आकर जुड़ेंगी कि ये हमारे पास यूनिट्स क्या होंगी, अलग होंगी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके एसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन जिम्मेदार होते हैं। ये हो गई मुन्ना बात। आगे बात करते हैं हम लोग सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन आपको पता है 2 प्रकार का है, एक तो मियोसिस है और एक माइटोसिस है। एक मियोसिस और एक माइटोसिस है। तो इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोसिस, उसमें क्या होगा, मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों प्रकार की सेल डिवीजन होगा। इसमें कौन सी सेल डिवीजन होगा, इसमें केवल मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस क्या है मुन्ना, देख लो। मियोसिस एक्चुअली में देख लो, दिख रहा है सबको, दिख तो रहा है सबको, ऐसा क्यों बता रहे हैं सर। देखो मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, इसका मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। रिडक्शन हो रहा है किसी चीज का,
रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, वहां पे दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मियोसिस। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सेल है आपकी जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n है, ये इसका जीनोम है, क्रोमोसोम नंबर 2n। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो कितने होते हैं, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र मनुष्यों में पाया जाता है, इस बात को याद रखना। एक आपका है सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट किया गया है एनिमल में, वो आपका कौन सा है, वो आपका है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, मतलब कि एक ड्रोसोफिला मक्खी है जो एक फ्रूट फ्लाई होती है, फल वाली मक्खी होती है, इसमें 8 होते हैं क्रोमोसोम, इस बात को याद रखना। तो वहाँ पर 2n बराबर 8 होता है, यहाँ पर 2n बराबर 46 है हमारे में। लेकिन ये 2n बराबर, अब ये अगर सेल डिवाइड होती है तो ये 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए 4 सेल में डिवाइड हो गई। 4 सेल में सब में क्रोमोसोम कितना है, हाफ हो गया। यहाँ पर 2n था, यहाँ पे n है, इनका चारों हाफ है, इनका आधे है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। तो इसलिए इसको हम मियोसिस बोलते हैं या अर्धसूत्रीय विभाजन बोलते हैं, आधे हो गए। रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें केवल ये पाया जाएगा, कौन सा, मियोसिस पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस और माइटोसिस दोनों होगा। माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं मुन्ना, गुरुजी रफ कर दो, क्यों भाई। दूसरी बात करते हैं हम लोग कौन सी, माइटोसिस की। माइटोसिस में क्या होता है, इसको हम लोग इक्वेटोरियल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों इक्वेटोरियल डिवीजन क्यों बोलते हैं, इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर होते हैं जब सेल डिवाइड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, बराबर होते हैं जब सेल डिवाइड होती है। 2n से बन गया हमारे पास 2n और 2n। तो यहाँ पर एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 2n ये है, 2n ये है, 2n ये, 2n, इसलिए इसको इक्वेटोरियल डिवीजन भी बोलते हैं हम लोग। जिन लोगों ने भैया नोट नहीं किया वो एक बार फिर से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, देखिए बायोलॉजी, फिर मैं बता रहा हूँ भैया बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी पूरी टर्मिनोलॉजी पे चलती है। अगर आपको टर्म नहीं पता है तो आपको बायोलॉजी नहीं सीख पाओगे आप। तो सारे टर्म आपको क्लियर करना है कि क्या होता है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस, टर्मिनोलॉजी पे चलती है बायोलॉजी, ठीक ना। बायोलॉजी हमारे पास एक्चुअल है, समझ गए ना। और विज्ञान तो वैसे भी आपको पता है एक्चुअल है, विज्ञान क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करता है, ठीक है ना। वरना सारी बात हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, सारी बात हम लोग प्रूफ के साथ में दिखाते हैं, ठीक। इसको नोट कर लो आप लोग, फिर हम लोग अभी आगे बात कर रहे हैं, ठीक। नोट कर लिया, वरना नहीं समझ में आ रहा है। अब इसके आगे हम लोग कुछ डिस्कवरी बात करने वाले हैं कि किसने किसकी खोज की, ठीक है ना। क्योंकि हमारे सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हमने एक ओरल व्यू में पढ़ लिया कि भैया ये है, तो इसका मेन फंक्शन ये होता है, सेल ये है, सेल के बारे में, सेल की थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की सेल की भी हमने बात की। लेकिन प्रोकैरियोट यूकैरियोट के सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन पाए जाते हैं उन सबकी डिस्कवरी किसने की, तो हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेल ऑर्गन है। उसकी खोज कोलिकर ने 1857 में की, कोलिकर ने 1857 में इसकी डिस्कवरी की। लेकिन एक बायोप्लास्ट थ्योरी दी थी इसने, अल्टमान ने। कभी बायोप्लास्ट थ्योरी आप माइटोकॉन्ड्रिया पूछा गया तो आप अल्टमान बोलोगे 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दिया वो सी बेंडा ने दिया, कार्ल बेंडा ने दिया था। कब, 1898 में। इस बात को आप याद रखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन भी पता है आपको। गोल्जी बॉडी बात करते हैं, कैमिनो गोल्जी ने 1858 में इसकी 1898 में इसकी खोज की। कैमिनो गोल्जी ने एक डाई थी, उस डाई के माध्यम से इन्होंने इसकी खोज की, ठीक। और आपको बता चुका हूँ गोल्जी बॉडी बोलते हैं या गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। और यही जब प्लांट के अंदर पाए जाते हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्हीं को हम लोग डिक्टियोसोम बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसमें बोलते हैं, ये प्लांट में बोलते हैं, प्लांट में इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम, ठीक। इस बात को आप लोग याद रखोगे। उसके बाद लाइसोसोम की डिस्कवरी की बात करते हैं तो लाइसोसोम की खोज किसने की, डी ड्यूवे ने 1955 में, 1955 में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है सेल के अंदर पाई जाती हैं और सेल के अंदर सब बिखरी हुई होती है। तो वो किसने खोज की, पोर्टर ने। पोर्टर ने 1953 में इनके फाइब्रिक नेचर के बारे में बताया कि जो
और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो फैब्रिक नेचर की होती है, फाइबर की तरह वो क्या करती रहती है, एक्सपैंड करते हुए फैली हुई पूरी पाई जाती है। उसके बाद हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज ई पैलेट ने 1955 में। राइबोसोम के बारे में आपको पता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है जब मिल जाता है किसके साथ में, आरएनए के बारे में। लाइसोसोम के बारे में आपको पता है, हाइड्रोलिटिक नेचर का होता है। जिन लोगों ने भैया ये सारी चीज़ें कहानी नहीं पता है और जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये सब गुरुजी कैसे याद हो जाता है, कैसे चीज़ें होती है, उस पहला वाला वीडियो जरूर देख लो, समझना। क्योंकि देखो क्या है, अगर सिस्टम से नहीं चलोगे तो कन्फ्यूजन होती है और फिर हमें ये होता है कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग सेंट्रियोल की बात करते हैं। सेंट्रियोल के बारे में मैंने बताया था अभी। उसकी खोज किसने की थी? बवेरी एंड वैन वेरेडन ने। बवेरी एंड वैन वेरेडन ने कब? 1880 में। सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम भैया दो लोगों ने कंबाइंड रूप से इसका क्रेडिट जाता है खोजने का। एक कौन से? फ्लेमिंग, वही वाले फ्लेमिंग है माइटोकॉन्ड्रिया वाले। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा बेरेडन। बेरेडन और दोनों ने कंबाइंड रूप से बताया है। उसके बाद हम लोग प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड क्या है? एएफ जिपमर, एएफ सिब्बन ने खोज की थी। इन्होंने क्लियर आइडेंटिफिकेशन दिया है इसका, प्लास्टिड का। तो ये सारे हमारे पास कुछ डिस्कवरी, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो सेल से संबंधित है, जिन्होंने सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की। तो इतना आप याद कर लोगे, सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। मैंने करीब 12 से 13 डिफरेंस भी दोनों में बताए हैं। और अगर आप पहला वाला वीडियो देखोगे तो उसमें बताया भी जाएगा सेल एक्चुअली में क्या है। अब हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक हमारे पास क्या कहता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। अगर ये आप दोनों तीनों वीडियोस देख लोगे, वो हम लोग अगले वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल और जो है एनिमल सेल में मेनली डिफरेंस क्या है। और उस पर हम लोग कुछ फंक्शंस और भी सारी चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा करके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप तीनों ये वीडियो हमारे देख लोगे तो आपका बेसिक जितना भी है बायोलॉजी का वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। हमने देखो कुछ भी सीखना है हमें तो सीखना तो स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। जब हम स्टार्टिंग से नहीं सीखते तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम बीच से सीखते हैं समझ रहे ना। और फिर हमें लगने लगता है बहुत कठिन है। देखिए बायोलॉजी क्या है, आज की दशाएं जैसे हैं, अगर हम लोग बहुत पहले जाते हैं दशाएं वैसी हैं। जैसे बहुत से लोग अभी कह रहे हैं कि मंगल पे जीवन है, तो मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं वो लोग। तो मतलब वो लोग ये सोच रहे हैं ना कि जो कंडीशन आज हमारे पृथ्वी पर है और 4 लाख वर्ष पूर्व जो कंडीशन थी, वो कंडीशन अगर मंगल ग्रह पर होगी तो शायद 4 लाख वर्ष बाद वहाँ पर भी जीवन हो सके, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर जीवन है। तो ये कंडीशंस वो लोग खोज रहे हैं कि ऐसी कंडीशन क्या मंगल ग्रह पर हैं, जैसी कंडीशन हमारे पृथ्वी पर 4 लाख वर्ष पूर्व थी जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, समझ रहे ना। तो वो कंडीशंस वो लोग ढूंढ रहे हैं, समझ गए ना, ठीक है। वरना आप समझते रहो, हर एक टॉपिक को समझते रहो, हर एक वीडियो को सीरियल से देखते रहो, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए सभी लोग सुरक्षित रहो, ध्यान रखो अपना। ओके, बाय बाय।